जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श टेक्निकल क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेंद्र कुमार। दोस्तों आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है सेल एंड बैटरी की रहने वाली क्लास है आज हमारी। तो अब हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर गणपति बाबा के चरणों में नमस्कार करते हुए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपका आंसर की डल चुकी है, ठीक है, एएलपी वाली। तो जल्दी ही मतलब अब रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने से पहले ही आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और सबसे ज्यादा डर होता है ट्रेड का, क्योंकि यार और जो पार्ट वन होता है उसकी तैयारी तो आप सीबीटी वन दे रहे हो तब से कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपका सीबीटी टू के अंदर जो पार्ट सेकंड होता है उसकी तैयारी हम उसी टाइम कर रहे होते हैं जब या तो आंसर के आ गए या फिर एग्जाम दे चुके होते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो उसके लिए आपको आपके लिए कोर्स है लोको पायलट स्पेशल। लोको पायलट स्पेशल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको लोको पायलट स्पेशल के अंदर मिलता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के साथ साथ में आपको क्या मिलता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बेसिक साइंस मिलते हैं। साथ में आपकी तैयारी को और आपकी रिवीजन को बार बार बूस्ट करने के लिए इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपकी बहुत हेल्पफुल हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और तैयारी को मजबूती देने के लिए इसके अंदर 100 टेस्ट हैं। और भाई ये इसी 400 रुपए के अंदर इंक्लूड है। इसी 400 रुपए के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और लाइव बैच के साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड बैच है मेरे भाई, वो फ्री मिलता है। अब चलते हैं हमारी क्लास की ओर। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है विद्युत रसायन और अपघटन एवं सेल एंड बैटरी के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज हम आगे। आ जाइए। सेल क्या होता है, सेल और जो बैटरी होती है वो क्या होता है, यहाँ पर ये देख लेते हैं। क्या होता है आपका सेल, क्या होता है और बैटरी क्या होती है। सेल एवं बैटरी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जिनके अंदर निर्मित होती है वो क्या कहलाती है, अपनी सेल एवं बैटरी कहलाती हैं। सेल एवं बैटरी कहलाती हैं। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित होती है। एक बार देख लेते हैं जो आवरण होता है वो किस किस तरीके से डिजाइन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पात्र बना हुआ होता है, जो पात्र बना हुआ होता है बैटरी का, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वोल्टामीटर। उसे क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। किसका बना हुआ होता है ये, चीनी मिट्टी या फिर कांच का बना हुआ होता है। जो इसके अंदर आपको दो धात्विक छड़ दिख रही है, इसके अंदर क्या दिख रही है, दो धात्विक छड़। ये हो गई दो धात्विक छड़। ये क्या हो जाती है, दो धात्विक छड़। एक तो इनके अंदर से एनोड हो जाती है, जो क्या हो जाती है आपकी, एक तो एनोड हो जाती है जो आपकी पॉजिटिव हो जाती है, एक क्या हो जाती है, कैथोड हो जाती है जो आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव छड़ हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसके बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रोड किसके बने हुए होते हैं, इसके अंदर एनोड और कैथोड दो इसके अंदर है। इसके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर किसकी बात करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अगर सामान्य इनके अंदर क्या भरा जाता है, अम्लीय एवं अकार्बनिक पदार्थ भरे जाते हैं, अम्लीय एवं अकार्बनिक पदार्थ भरे जाते हैं। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है ना भाई, जो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है ये इसका नेचर क्या होता है, एनटीसी टाइप का होता है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, इसका घट जाता है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, आयनों के प्रवाह के कारण संरचना में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की संरचना के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयनों के बारे में बात करते हैं, आयन के बारे में बात करते हैं। एक तो अपने पास में क्या होता है, एक तो होता है केटाइन और एक क्या होता है, एनाइन होता है। एक तो क्या होता है केटाइन, एक क्या होता है, एनाइन होता है। जो केटाइन होता है वो क्या होता है, धनात्मक आवेश। केटाइन पर आवेश कौन से होते हैं, धनात्मक आवेश। केटाइन पर आवेश कौन से होते हैं, केटाइन पर कौन से आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश होते हैं। तथा और केटाइन के अंदर जो आवेश का प्रवाह है वो कैसे होता है, एनोड से किसकी ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर केटाइन के अंदर आवेशों का प्रवाह होता है। केटाइन के अंदर आवेश का प्रवाह किस कैसे होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। केटाइन के अगर उदाहरणों की बात करेंगे, केटोन के अगर उदाहरणों की बात करते हैं तो क्या हो जाता है अपने पास में, मैग्नीशियम हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है और फास्फोरस किसके उदाहरण हो जाते हैं, केटाइन के उदाहरण हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं, केटाइन के उदाहरण हो जाते हैं। एनाइन की बात करते हैं
तो ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एनायन क्या हो जाता है आपका, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है तथा इसके अंदर आवेश कहाँ से कहाँ प्रवाहित होता है, कैथोड से एनोड की ओर क्या होते हैं, केटा आयनायन के अंदर आवेशों का प्रवाह होता है। और इसके अंदर क्या आ जाता है, सल्फेट, और आपका क्या आ जाता है, इसके अंदर कैल्शियम आ जाता है। उदाहरण के लिए जो एनायन कौन से पदार्थ हैं, सल्फेट और कैल्शियम है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, विद्युत अपघटन का सिद्धांत क्या होता है। विद्युत अपघटन का सिद्धांत क्या होता है, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। किसी पदार्थ की रासायनिक क्रिया के कारण, किसी पदार्थ की रासायनिक क्रिया के कारण वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है या विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में या तो टूट जाता है या फिर क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। किसी भी रासायनिक पदार्थ, किसी रासायनिक पदार्थ में, किसी रासायनिक पदार्थ की क्रिया के कारण, किसी पदार्थ की रासायनिक क्रिया के कारण क्या हो रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है। इसी अपघटन को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फैराडे के दो नियम हैं। फैराडे ने कितने नियम दिए, प्रथम नियम फैराडे का, फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का दूसरा नियम। तो इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया में, रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तन विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर क्या है, विद्युत द्रव्यमान है, ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और ये किसके समानुपाती है, आई टी के समानुपाती है। तो हमारा क्या, इसको आगे क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं इसको एम समानुपाती क्या हो जाता है, ये जेड आई टी हो जाता है, जेड आई टी हो जाता है। जब हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, जेड क्या है यहाँ पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जेड बराबर क्या हो जाता है, जेड बराबर होता है एम आई टी हो जाता है। क्या हो जाता है, एम आई टी हो जाता है। जेड बराबर क्या हो जाता है, एम आई टी हो जाता है। एम क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान है यानी मास है, आई क्या है यहाँ पर, धारा है, और टी क्या है यहाँ समय है, जेड क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, रासायनिक तुल्यांक है। रासायनिक तुल्यांक को कैसे दर्शाते हैं अपन, ग्राम प्रति कूलाम में, क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, ग्राम प्रति कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। समान समय के लिए एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, समान समय के लिए एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन रसायन तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जो द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, किसके, द्रव्यमान के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है किसके समानुपाती है, विद्युत रसायन तुल्यांक के बराबर है। रसायन तुल्यांक के क्या है, बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे जस्ट अभी मैंने बात बताया, तो जेड बराबर क्या हो जाता है, एम आई टी हो जाता है, यानी ग्राम प्रति कुलाम हो जाता है, ग्राम प्रति कुलाम हो जाता है। और अपन बात करें रासायनिक तुल्यांक की, बात किसकी करते हैं, रासायनिक तुल्यांक की बात किसकी करते हैं, रासायनिक तुल्यांक की, किसकी, रासायनिक तुल्यांक की। रासायनिक तुल्यांक क्या हो जाता है, परमाणु भार बटा संयोजकता हो जाती है। ये किस में लेते हैं अपन, मापते हैं ग्राम में, किसमें, ग्राम में मापते हैं। और इसे किसे मापते हैं, ग्राम प्रति कूलाम में। विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछे तो ये हो जाता है आपका, रसायन तुल्यांक पूछे तो वो आपका हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन चांदी का जो रसायन तुल्यांक होता है, चांदी का जो रासायनिक तुल्यांक होता है, अगर मिलीग्राम के अंदर बात करते हैं तो मिलीग्राम प्रति कुलाम के अंदर बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 1.118 मिलीग्राम प्रति कुलाम हो जाता है। अगर ग्राम में बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 0.001118 ग्राम प्रति कुलाम हो जाता है। तांबे के रासायनिक तुल्यांक की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 0.329 मिलीग्राम प्रति कुलाम हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, 0.0000329 ग्राम प्रति कुलाम हो जाता है। ये डेटा है, ये याद, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है। किसी 5 सेमी के गोले पर 11.18 ग्राम चांदी का निष्पेषण के लिए कितना विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, तो इसके अंदर जो आपका सूत्र लगेगा वो क्या लग जाता है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, विद्युत धारा पूछ रहा है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर M, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या दिया है आपने, चांदी का दिया है, चांदी का दिया है, तो रासायनिक तुल्यांक क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। M बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेड हो जाता है। M बराबर क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। ठीक है, अब अपने पास में दिया हुआ है कि मास क्या दे रखा है इसने,
ये दे रखा है 11.18 ग्राम दे रखा है। अपन ने अभी चांदी का पढ़ क्या है, यहाँ पर चांदी का क्या पूछा, ग्राम में, वो मिलीग्राम में नहीं पूछा, वो ग्राम में पूछा। ग्राम में पूछा तो क्या हुआ, ग्राम में पूछता है तो क्या हो जाता है, 0.01118 ग्राम प्रति गुलाम। तो ग्राम से ये ग्राम गया। अब इसको काटेंगे तो पहले तो यहाँ से ये जीरो उठेंगे तो कितने, 1 2 3 6 अंक हो गए। तो यहाँ पर क्या है, 10 की घात 6 कर दे, या फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाती है। फिर अगर नीचे आता है तो क्या हो जाता है, वहां से 2 जीरो आ जाती है, तो 2 से 2 जीरो कट गई। यहाँ पर इनको 1 से काट देंगे, ये कटा, एक बार कटा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 4 आपका गुलाम इधर बच गए। तो ये क्या हो जाता है आपका राइट आंसर, क्या हो जाता है इसके अंदर, ए आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर पर 0.5 ग्राम चांदी मुक्त करने के लिए 447 सेकंड समय की आवश्यकता होती है। तो चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा है। चांदी का क्या पूछा है यहाँ पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा है। चांदी का क्या पूछा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा है। अपने को पता है जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो आपका सूत्र था वो क्या था, जेड बराबर क्या था, जेड बराबर क्या था, MIT था। जेड बराबर क्या था, MIT था। ये हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, द्रव्यमान क्या दे रखा है, 0.5 दे रखा है। धारा क्या दे रखी है, 1 एम्पियर दे रखी है। टाइम क्या दे रखा है, 447। इन्होंने यहाँ क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं अपन, सोल्व कर लो आगे। ऊपर का पॉइंट उठेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगी। नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4417 हो जाएगा। भाग इसके अंदर जा नहीं रहा है, भाग इसके अंदर जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम, भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। 1 जीरो उतरा, फिर भी भाग नहीं गए, फिर जीरो लगाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा, फिर जीरो लगाएंगे। अब इस सवाल को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में सबसे पहले पॉइंट के बाद में 2 जीरो है। इसके अंदर भी 2 जीरो है और इसके अंदर भी 2 जीरो है। लेकिन इन दोनों में दिक्कत क्या है, अपन ने पढ़ा था कि विद्युत रसायन तुल्यांक क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम, ये पढ़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कूलम प्रति ग्राम है। और फिर क्या हो जाएगा, ये एक बार कटेगा। तो अब आप ऑप्शन मैच करवा लीजिए। तो हम ऑप्शन मैच करवाएंगे तो अपने पास में ऑप्शन कौन सा आ रहा है यहाँ पर, ये आपका राइट हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर चलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर चलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर होता क्या है, ये अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है। ठीक है, अब सही दिख गया, ये कट रहा था ना। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या है, ये क्या है, ये अपना कौन सा है कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, एनोड पर जो परत है, एनोड पर जो परत है हटके कहाँ हो जाएगी, ये यहाँ पर घुल जाएगी घोल के अंदर। घोल के अंदर घुलने के बाद में कहाँ चली जाएगी, कैथोड पर जाकर के क्या हो जाती है, ये जमा हो जाती है। जो एनोड पर जो परत है वो कहाँ हो जाती है, घोल में घुलने के बाद में वो कहाँ जमा हो जाती है, कैथोड पर जाकर चढ़ जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और यह क्रिया कौन सी विद्युत धारा पर होती है, केवल डीसी पर होती है। डीसी पर भी अब सबसे अच्छा, मतलब अपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो कौन सी धारा पर होगी, कम धारा पर होगी। कम धारा पर क्या होता है, लेपन अच्छा होता है। कम धारा पर क्या होता है, लेपन अच्छा होता है। कारण क्या होता है, क्यों करते हैं अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आभूषण बनाने, जंग रोधी बनाने के लिए, किसी भी चीज को पॉलिश करने, बफिंग क्रिया करने के लिए किया जाता है। जब आभूषण होता है पॉलिश चढ़ाते हैं, जैसे कि सोने की वस्तु, चांदी की पॉलिश चढ़ानी है, सोने की वस्तु है, पॉलिश किसकी चढ़ानी है, चांदी की चढ़ानी है। तो किसका उपयोग करेंगे हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विद्युत अपघटन के वास्तविक अनुप्रयोगों के बारे में जाना। विद्युत ने आप अभी जाना, सतह को चमकदार व जंगरोधी बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। धातु शोधन क्या करते हैं, धातु शोधन के अंदर क्या होता है, अशुद्ध धातु होती है, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, धातु शोधन का प्रयोग करते हैं। फिर आगे बात करते हैं, धातु निष्कर्षण क्या होता है, जब कोई भी अयस्क है जिससे क्या प्राप्त करना, अपने को शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, धातु शोधन करते हैं। अगर अपने को क्या कहता है, विद्युत मुद्रीकरण करना है तो क्या करेंगे, इसके अंदर कहाँ उपयोग होता है, प्रिंटिंग उद्योगों के अंदर किसका उपयोग होता है, विद्युत मुद्रीकरण का। और विद्युत अपघटित सेल होते हैं, ये केवल डीसी पर कार्य करता है। डीसी पर कार्य करता है तो ध्रुवण है, ध्रुवण यानी कि इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, और इनमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। सेल है तो सेल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, सेल में क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न। और कैपेसिटर निर्माण में किस तरीके से करता है, उच्च धारिता
क्या होता है, कैपेसिटर निर्माण करते हैं तो इनका उच्च धारिता तथा इनका क्या होता है, जीवन काल कम होता है, केवल डीसी के लिए ही ये कैपेसिटर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, रासायनिक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल होते हैं अपने पास में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल के। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? प्राथमिक सेल ऊर्जा का रूपांतरण केवल रासायनिक से विद्युत में करते हैं। प्राथमिक सेल जो ऊर्जा का रूपांतरण है ना भाई, वो क्या करते हैं, विद्युत, वो रासायनिक से क्या करते हैं, केवल रासायनिक से क्या करते हैं, विद्युत करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं आपके, विद्युत से रासायन, रसायन से विद्युत करते हैं, क्योंकि चार्ज और डिस्चार्ज होने कर सकते हैं, वो चार्ज भी होंगे और डिस्चार्ज भी होंगे। लेकिन जो प्राथमिक सेल है, एक बार डिस्चार्ज हो गए दोबारा हम उसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक सेल होते हैं, उनकी अभिक्रिया कौन सी होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तथा इन्हें क्या होता है, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। क्या प्राथमिक जो आपका घड़ी का सेल होता है, क्या हम पुनः आवेशित कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। और इनके अंदर ईएमएफ भी क्या होता है, कम ईएमएफ होता है, वजन में हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं। द्वितीयक सेल की बात करें तो रसायन से विद्युत और विद्युत से रसायन में आसानी से क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अभिक्रिया की बात करें तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ए से बी, बी से ए। पुनः इनको आवेशित किया जा सकता है, पुनः क्या किया जा सकता है, इन्हें आवेशित किया जा सकता है। कौन से? द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। देखा होगा कि जो अपनी बैटरी होती है, मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी लगी हुई होती है, अपने गाड़ियों के अंदर जो बैटरी लगी होती है, वो कौन सी होती है, सेकेंडरी सेल होता है। वो क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है। उसे चार्ज और डिस्चार्ज होती रहती है, वो डिस्चार्ज होने पर हम वो क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक सेल में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। और ईएमएफ की बात करेंगे तो क्या होता है, हाई होता है। ईएमएफ क्या होता है भाई, इनका हाई ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ हाई होता है, वजन में भारी और महंगे होते हैं। आपने देखा है कि अपना जो घड़ी का सेल है भाई, वो अपना मतलब 10 रुपए का आ जाता है, और अपनी जो गाड़ी की बैटरी वो 1000-2000 रुपए तक की ही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेलों के सेल, जो आपका वोल्टाइक सेल होता है, वोल्टेक सेल होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसका आविष्कार एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, जिसने 1800 में ईस्वी में किया। इसके अंदर जो एनोड होता है ना भाई, एनोड किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। और कैथोड किसका बना हुआ है, जस्ते का बना हुआ होता है। विद्युत अपघटन के अंदर क्या डाल दिए में, H2SO4 गंधक का अमल क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन के रूप में इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और आपके इस सेल का जो ईएमएफ होता है, क्या होता है, 1.08 वोल्ट होता है। 1.08 वोल्ट इसका क्या होता है, ईएमएफ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उपयोग कहीं पर भी नहीं किया जाता का, क्योंकि यह सेल के अंदर दो गंभीर दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं, एक तो लोकल एक्शन होता है, और एक क्या होता है, पोलराइजेशन दोष होता है। इसके अंदर कितने दोष होते हैं, दो दोष होते हैं। ठीक है, अब देखो ये पोलराइज दोष होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जस्ते पर अशुद्धि जमा हो जाती है। जस्ते पर क्या हो गई, अशुद्धि जमा, जस्ते में अशुद्धि जमा हो जाती है। और परिणाम क्या होता है कि इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा, जब जस्ते पर अशुद्धि जमा होती है तो क्या होता है, इसके ऊपर रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ होने लग जाती है। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर पारे की परत चढ़ाते हैं, जिस क्रिया को क्या कहते हैं अपन, अमलगमेशन कहते हैं। जस्ते पर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं, अमलगमेशन कहते हैं। दूसरा होता है ध्रुव छादन। ध्रुव छादन के अंदर क्या होता है कि हाइड्रो, जो एनोड है, जो क्या है आपका एनोड है, एनोड किसका था, कॉपर का। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के बुलबुले जमा हो जाते हैं, और इसके कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और विद्युत की हानि होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आ गए अमलगमेशन। और किसकी बात करते हैं अपने, विध्रुवण के बाद उपयोग करते हैं किसका, अगर आपके क्या हो रहा है, अगर लोकल एक्शन आ रहा है तो अमलगमेशन का उपयोग करेंगे, और अगर ध्रुव छादन हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, विध्रुवण का उपयोग करेंगे। क्या होता है अमलगमेशन, जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाना। जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाना, यह अशुद्धि को ढक देती है, जिसके कारण क्या है, स्थानिक क्रिया लोकल एक्शन दोष क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको समझिए, संद पात्र के अंदर MnO2 या क्रोमिक एसिड का चूर्ण डाल करके क्या किया जा सकता है, डालकर स्थापित करते हैं, तथा इससे हाइड्रोजन, जिससे क्या, इसके अंदर क्या डाल दिया, एनोड की छड़ यानी कॉपर की छड़ डाल दी, फिर इसके अंदर इससे क्या होता है, हाइड्रोजन पानी में बदल जाता है और ध्रुव छादन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेल के बारे में, डेनियल सेल के बारे में बात करते हैं। एनोड किसका बना हुआ है, इसका भी कॉपर का बना हुआ है। कैथोड किसका है, जस्ते का बना हुआ है। ठीक है, विद्युत अपघटन के रूप में क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, या फिर क्या डाल रहे हैं, नीला होता है। इसका जो ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, किस सेल के अंदर, जो आपका डेनियल सेल होता है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है।
एक होता है जिंक, कार्बन जिंक सेल, या फिर क्या बोलेंगे अपन, लेक्लांसी सेल उसे कह सकते हैं। इसका अब कार्बन जिंक सेल है, तो इसका जो एनोड है वो तो किसका है, कार्बन का है, लेकिन कैथोड क्या है, जस्ते का। इसके अंदर होता है जो विद्युत अपघटन के रूप में क्या करते हैं, NH4Cl अमोनिया क्लोराइड या फिर नौसादर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है इस सेल का, 1 ओम से 5 ओम तक होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम से 5 ओम तक होता है। और इसका EMF कितना होता है, 1.46 वोल्ट होता है। 1.46 वोल्ट इसका क्या होता है, EMF। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां रुक रुक कर विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे संचार लाइन, टेलीफोन और विद्युत घड़ी के अंदर क्या किया जाता है, इस सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कौन सी सेल की, नेक्स्ट बात करते हैं अपन निकल प्लेटेड सेल की, यानी कि अपने किस सेल की बात करते हैं आगे, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं लेक्लांसी सेल के बाद शुष्क सेल की अपन बात करते हैं। तो शुष्क सेल के अंदर क्या हो जाता है, शुष्क सेल के अंदर क्या होता है, शुष्क सेल के अंदर जो कैथोड होता है ये किसका होता है, जस्ते का होता है। शुष्क सेल के अंदर कैथोड क्या होता है, जस्ते का होता है, लेकिन इसका एनोड किसका बना हुआ होता है, कार्बन का बना हुआ होता है। ये चीज ध्यान रखना, कैथोड तो किसका है, जस्ते का है शुष्क सेल का, एनोड किसका है, जस्ते का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप, और इसके जो दूसरी एक चीज और देखिए, इसके जो ये होता है, ये जो आपका एनोड सिरा है ये किसका बना हुआ है, इसका निकल प्लेटेड स्टील का बना हुआ होता है। विद्रोण के रूप में क्या लेते हैं इसके अंदर यूज, MnO2 प्लस C प्लस क्या है H NH4Cl, या फिर जिंक क्लोराइड का क्या करते हैं अपन उपयोग इसके अंदर करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जिंक क्लोराइड का उपयोग इसके अंदर हम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो केप होती है ना, ये सेल के ऊपर अपन देखते हैं, यहाँ पर जो केप होती है वो किसकी बनी हुई होती है, यहाँ पर जो सेल होती है जो कार्बन की होती है वो किसकी बनी हुई होती है, निकल प्लेटेड स्टील की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, निकल प्लेटेड स्टील की वो बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है, इसके अंदर EMF कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। इसके अंदर EMF कितना होता है, 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0.1 ओम या फिर 1 ओम होता है, 0.1 ओम या 1 ओम होता है। और जो इसके अंदर रासायनिक अनुपात में अपन भरते हैं ना, MnO2 C प्लस NH4Cl, तो इसका अनुपात क्या होता है, 10-10 अनुपात 2 अनुपात 1 के अंदर भरते हैं। जिंक क्लोराइड का अनुपात कितना है, इसके अंदर 1 हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है रिमोट रिमोट खिलौने, दीवार घड़ी, रेडियो के अंदर किसका प्रयोग किया जाए, ड्राई सेल का। जो अपने घड़ियों के अंदर सेल डालते हैं, आप बाजार से लाते हो 5-10 रुपए का, उस सेल की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सारी सेल या एल्कलाइन सेल की बात करते हैं। इसके अंदर विद्युत अपघटन के रूप में क्या डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है विद्युत के रूप में, ठीक है। विद्युत के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और जो शुष्क सेल होती है उसकी जो क्षमता होती है क्या होती है, 2 एम्पीयर हावर होती है। जबकि सारी सेल जो एल्कलाइन सेल होती है इनकी क्या होती है, 3.5 AH होती है। और इनका जीवन काल क्या होता है, अधिकतम 2.5 वर्ष इनका जीवन काल होता है। कौन सी सेलों का, क्षारीय सेलों का जीवन काल की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 2 सेल हो रहे हैं, मरकरी सेल, ठीक है। एक तो बटन सेल जिसे बोल सकते हैं, और दूसरा क्या अपने, ये दोनों बटन सेल, ठीक है। तो एक तो कौन होगा, मरकरी, एक क्या हो जाता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल हो जाते हैं। तो इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर जो कैथोड होता है ना, वो किसका बना होता है, जिंक का, यानी कि जस्ते का बना हुआ होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, KOH होता है। और इसके अंदर जो सेपरेटर है ये इसका क्या हो जाता है, सेपरेटर हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, इसके अंदर जो एनोड और कैथोड है, एक तो क्या हो जाता है, सिल्वर ऑक्साइड का हो जाता है, और एक किसका हो जाता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड का। एनोड और कैथोड है, दोनों सेलों के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। तो अगर अपन कौन सा सेल यूज ले रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, Ag2O हो जाएगा। और अगर अपन कौन सा ले रहे हैं, मरकरी सेल ले रहे हैं तो AgO हो जाता है। इसका मरकरी सेल का देखते हैं, मरकरी सेल का एनोड किसका है, मरकरी ऑक्साइड का बना हुआ है, और कैथोड जस्ते का। इसका वोल्टेज कितना है, 1.35 वोल्ट है। 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग, दोनों का उपयोग सेम है, कलाई घड़ी के अंदर, पॉकेट में, कैलकुलेटर, डिजिटल यंत्रों के अंदर उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो एनोड होता है ये किसका बना होता है, सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है। एनोड किसका बना होता है, सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है। कैथोड किसका बना हुआ होता है, इसके अंदर जस्ते का कैथोड बना होता है। EMF की बात करते हैं तो 1.5 वोल्ट इसका क्या हो जाता है, EMF कितना हो जाता है, 1.5 वोल्ट हो जाता
है, 1.5 वोल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे सेल की जो सबसे ज्यादा उपयोग में होता है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देख ली, लिथियम सेल। कौन सा सेल है, लिथियम सेल। लिथियम सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड तो किसके बने हुए होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड तो कार्बन का होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड लिथियम का होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या भरा जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इसका जीवन काल की बात करते हैं, लिथियम सेल की जीवन काल की बात करते हैं 10 वर्ष होती है, तथा इसके तापमान सीमा क्या होती है, -50 डिग्री से +75 डिग्री तक ये सेल आसानी से कार्य करता रहता है। विद्युत वाहक बल की बात करें तो 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक होता है। और इसकी अगर बात करें ऊर्जा भार घनत्व की बात करें तो 350 वाट आवर प्रति केजी होता है। लिथियम सेल की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हृदय के पेस मेकर के अंदर, हृदय पेस मेकर के अंदर उपयोग किया, ध्वनि सुनने वाले यंत्रों के अंदर प्रयोग, धुआं संकेतकों के अंदर प्रयोग किया जाता है, तथा रेडियो एवं ट्रांजिस्टर के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, लिथियम सेल का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जीवन काल क्या है भाई, सबसे लंबा जीवन काल है, सबसे ज्यादा, और जो प्राथमिक सेल उनके बजाय क्या है, इसका ईएमएफ भी क्या है, इसका ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे, लेड एसिड सेल। अब बात आ जाते हैं हमें कौन से सेल की तरफ आ जाते हैं, द्वितीयक सेल की तरफ आ जाते हैं, सेकेंडरी सेलों की तरफ हम आ चुके हैं। कौन से सेलों की तरफ आ चुके हैं, सेकेंडरी सेलों की तरफ हम आ चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं लेड एसिड सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो इसका खोल होता है ना, जिसे हम वोल्टा पात्र बोलते हैं, जो इसका खोल होता है जिसे क्या बोलते हैं, वोल्टा पात्र बोलते हैं, इसका खोल जिसे क्या बोलते हैं, वोल्टा पात्र बोलते हैं। ठीक है, और ये किसका बना होता है, कठोर रबर का, सेल्यूलाइड का, एबोनाइट का, या फिर कांच से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, कांच से निर्मित। यहाँ पर जो वेंट प्लग होते हैं, यहाँ पर जो वेंट प्लग लगे हुए होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, वेंट प्लग का कार्य क्या होता है, वेंट प्लग का कार्य होता है गैस डिस्चार्ज करना, है ना, गैस निष्कासन का कार्य होता है। कैथोड पर हाइड्रोजन, कैथोड पर हाइड्रोजन ऑक्सी, और एनोड पर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, क्या आ जाता है, ऑक्सीजन बनती है, उसको क्या करता है ये वेंट प्लग, रिलीज करता रहता है। क्या करता रहता है, रिलीज करता रहता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं इनके अंदर तो H2SO4, तो जल कितना होता है इसके अंदर, 73% जल, अम्ल कितना होता है, 27% होता है, 3:1 में होता है। कितने में होता है, 3:1 में होता है। टोपिंग अप क्या होता है, जो टोपिंग अप होता है ना, वो क्या होता है, टोपिंग अप ये होता है, टोपिंग अप स्तर क्या होता है, प्लेटों के ऊपर 10 mm से 15 mm तक क्या हो, ये प्लेटें डूबी हुई होनी चाहिए ऊपर से। ठीक है, ये डूबी हुई, इसे क्या कहते हैं, टोपिंग अप कहते हैं। जो सेपरेटर होता है इसका, सेपरेटर होता है, इसका कार्य क्या होता है, जो सेपरेटर होता है इसका कार्य क्या होता है, सेपरेटर का कार्य होता है शॉर्ट सर्किट से बचाव। सेपरेटर का कार्य क्या होता है, जो प्लेटें लगी हुई होती हैं इनका शॉर्ट सर्किट से बचाव कौन करता है, सेपरेटर। जो बैटरी के अंदर, लेड एसिड बैटरी में प्लेटें लगी हुई होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, इनका बचाव कौन करता है, आपका सेपरेटर करता है शॉर्ट सर्किट से। और बना किसका हुआ होता है, लकड़ी का बना होगा या कठोर रबर का बना होता है या छिद्र युक्त सेल्यूलाइड से क्या होता है, निर्मित होता है, कौन, सेपरेटर आपका निर्मित होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्लेटों की व्यवस्था और उनका संतुलन। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। देखो, सबसे प्लेटों को दो तरीके से क्या करते हैं अपन, निर्माण करते हैं। एक तो क्या होता है, प्लांटे क्या कहते हैं, एक एक वर्ड हो जाता है ये, प्लांटे। प्लांटे क्या होता है, बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करके जिस प्लेट का निर्माण किया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है, वो तो क्या है, प्लांटर। ये क्या हो जाते हैं, फोरे, ये क्या हो जाते हैं, फोरे हो जाता है। पेस्ट यानी लेई को जमा कर, प्लेट पर पेस्ट लेई को जमा कर जिस प्लेट का निर्माण किया जाता है वो क्या हो जाती है, फोरे हो जाती है। संरचनात्मक नियम पढ़ते हैं हम दोनों प्लेटों के, धन और ऋण प्लेट के। ऋण प्लेट जो आपकी क्या होती है, ऋणात्मक प्लेट बराबर क्या होती है, धनात्मक प्लेट क्या होती है, +1 होती है। यह व्यवस्था प्लेटों को मुड़ने, मुड़ने यानी बकलिंग, और बकलिंग दोष कब आ जाता है, जब हम बैटरी को क्या करते हैं, ज्यादा दर पर आवेशित या डिस्चार्ज करते हैं, निरावेशित करते हैं, तब होता है। ठीक, तो प्लेटें क्या हो जाते हैं, मुड़ने से बचाने का कार्य करती है। प्लेटों का, ऋणात्मक प्लेट का जीवन काल, ऋणात्मक जो प्लेट होती है उसका जीवन काल क्या होता है, धनात्मक प्लेट से 2 गुना होता है। रासायनिक क्रिया ऋणात्मक प्लेट में क्या होती है, तेज होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्रिया के बारे में बात करते हैं।
कौन सी लेड एसिड बैटरी के अंदर जो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट लगी हो किस तरीके से व्यवहार करती हैं, किस तरीके से उनका रासायनिक चक्कर होता है चार्जिंग और डिस्चार्ज की कंडीशन में। सबसे पहले हम देखते हैं चार्जिंग के कंडीशन के अंदर जो धनात्मक प्लेट है, चार्जिंग के अंदर जो धनात्मक प्लेट है वो किसकी बनी हुई होती है, धनात्मक प्लेट क्या हो जाती है आपकी, वो हो जाती है लेड पेरोक्साइड PbO2 हो जाती है, लेड पेरोक्साइड की बन जाती है। और रंग कौन सा हो जाता है, चॉकलेटी डार्क ब्राउन हो जाता है। और ऋणात्मक जो प्लेट होती है वो क्या हो जाती है, स्पंजी लेड हो जाती है, क्या हो जाती है, स्पंजी लेड हो जाती है, लेड की बन जाती है। और कलर कौन सा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ये कंडीशन कौन सी स्थिति में भाई, चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय धनात्मक प्लेट का रंग कौन सा हो जाता है, चॉकलेटी डार्क, चॉकलेटी या फिर डार्क ब्राउन हो जाएगा, और ऋणात्मक प्लेट का रंग ग्रे हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं तो किसकी हो जाती है, स्पंजी लेड की बनी होती है। और धनात्मक प्लेट किसकी होती है, PbO2 लेड पेरोक्साइड की बनी हुई होती है। अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग के समय दोनों प्लेटें समान हो जाती हैं, डिस्चार्जिंग के समय दोनों प्लेटों की कंडीशन क्या होती है, समान। डिस्चार्जिंग के समय प्लेट क्या होता है, PbOSO4 की हो जाती है, लेड सल्फेट की में बदल जाती है। डिस्चार्जिंग के समय जो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट होती है वो लेड सल्फेट के अंदर क्या हो जाती है, बदल जाती है। और रंग कौन सा हो जाता है, हल्का सफेद रंग हो जाता है। डिस्चार्जिंग के समय रंग हल्का सफेद हो जाता है दोनों प्लेटों का। ठीक है, और चार्जिंग के समय दोनों को क्या होता है, अलग अलग होता है। धनात्मक की पूछे तो क्या बताएंगे हम, चॉकलेटी या डार्क ब्राउन बताएंगे। और अगर पूछता है ऋणात्मक प्लेट कौन सी हो जाती है, ग्रे यानी स्लेटी रंग की हो जाती है। एक बात करते हैं, पहली बार की जाने वाली रासायनिक क्रिया को, बैटरी के अंदर जो पहली बार रासायनिक क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, फर्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वोल्टेज और अपेक्षित घनत्व देख लेते हैं किसका, लेड एसिड बैटरी का। अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो पूर्ण चार्ज पर कितनी हो जाती है, पूर्ण चार्ज पर कितने 2.1 वोल्ट से क्या हो जाती है, 2.6 वोल्ट पर पूर्ण चार्ज हो जाती है बैटरी। और पूर्ण डिस्चार्ज कितने पर हो जाती है, 1.8 वोल्ट पर हो जाती है। और इससे अगर नीचे बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दोष कौन सा उत्पन्न हो जाता है, सल्फेक्शन दोष हो जाता है। अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं, पूर्ण चार्ज पर जो बैटरी का अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना हो जाता है, 1.25 से 1.28 हो जाता है। और अर्ध आवेशन पर क्या हो जाता है, आपका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 50% पे क्या हो जाता है, 1.20 से 1.23 हो जाता है। और पूर्ण डिस्चार्ज की बात करेंगे तो 1.18 पर पूर्ण डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तापमान नियम की बात करते हैं तो बैटरी को 42 डिग्री से अधिक ताप पर चार्ज करने की क्षमता घटने लगे। अगर अपनी लेड एसिड बैटरी होती है इससे 42 डिग्री टेम्परेचर से अधिक तापमान पर अगर हम इसे चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं तो बैटरी की क्षमता घटने लग जाती है। और ठंडे ठंडे क्षेत्रों के अंदर बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होना चाहिए, ये चीज याद रखना, ऑनलाइन आया था किसी एग्जाम के अंदर। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों के अंदर जो बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.225 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेड एसिड बैटरी के दोषों के बारे में बात करते हैं। एक तो कौन सा होता है, सेडिमेंटेशन दोष होता है। सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है, अशुद्धि और गिरे हुए सेकरे पदार्थों का बैटरी के तल में जमा हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। भाई जब बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है आपकी, जब बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं लेड के कण क्या हो जाते हैं, टूट टूट के गिरना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और ये लेड के कण टूट टूट के गिरना शुरू होते हैं, कहाँ जम जाते हैं, इस तल छट के अंदर जम जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है। इसी दोष को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन दोष कहते हैं। एक होता है बकलिंग दोष। बकलिंग दोष क्या होता है, जब बैटरी को क्या करते हैं, उच्च दर पर चार्ज और उच्च दर पर चार्ज या डिस्चार्ज करने से प्लेटें क्या हो जाती हैं, प्लेटें मुड़ जाती हैं। बचाव के लिए क्या करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को उचित अनुपात बनाए रखने। तो और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि बैटरी को धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट क्या हो जाती हैं, उचित अनुपात में बनाए रखा जाता है। आगे देखते हैं सल्फेक्शन दोष क्या होता है। वोल्टेज एक मैंने जस्ट अभी बताया था आपको यहाँ पर सल्फेक्शन दोष, ये रहा। जब बैटरी क्या कर देंगे 1.8 से नीचे डिस्चार्ज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सल्फेक्शन दोष हो जाता है। वही ये कहना चाहिए सल्फेक्शन, वोल्टेज 1.8 वोल्ट से नीचे गिरा या लंबे समय तक बैटरी का डिस्चार्ज छोड़ देते हैं तो प्लेटें क्या पड़ जाती है, कठोर पड़ जाती हैं। जो लेई होती है प्लेटों की क्या पड़ जाती है, कठोर पड़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, सल्फेक्शन दोष कहते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, कोरोजन दोष होता है। हवा और नमी के कारण जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं, ये जो बैटरी के टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं, टर्मिनलों पर ऑक्सीकरण होने लग जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। इससे बचाव क्या करेंगे कि टर्मिनलों पर क्या करेंगे, ग्रीस या पेट्रोलियम जेली का क्या करेंगे अपन लेप कर देंगे, तो क्या हो जाता है, आपका कोरोजन दोष क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं निकल आयरन सेल और कैडमियम सेल के बारे में अपन बात कर लेते हैं। आ जाइए। निकल आयरन सेल की जैसे निफे सेल भी कहते हैं, निकल आयरन सेल को कौन सा भी कह देते हैं, निफे सेल भी से बोल सकते हैं। इन दोनों के अंदर चीजें क्या है, कॉमन सी हैं। इन दोनों के अंदर चीजें क्या है, कॉमन सी है। एडिशन इसे क्या कह सकते हैं, निकल आयरन सेल को क्या कह देंगे, निफे सेल कह देंगे। एडिशन सेल भी से कह सकते हैं। इसमें आंतरिक प्रतिरोध अपेक्षाकृत क्या होता है, कुछ अधिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं निकल केडियम सेल के अंदर आयरन की जगह किसका उपयोग करते हैं, इसके अंदर किसका उपयोग कर रहे हैं, आयरन का। इसके अंदर किसका उपयोग कर रहे हैं, इसके अंदर किसका कैडमियम का उपयोग करके आंतरिक प्रतिरोध को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। उपयोग कहाँ किया जाता है, निकल कैडमियम का आपातकालीन स्थिति में उपग्रहों के अंदर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दोनों के अगर विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो कितना होता है, 1.2 वोल्ट से क्या होता है 1.4 वोल्ट, और निरावसन की अवस्था में कितना हो जाता है, 1.15 वोल्ट से कम हो जाता है। रासायनिक अवस्था क्या होती है, चार्जिंग के अंदर क्या हो जाती है, चार्जिंग के अंदर क्या हो जाता है, NiOH4 हो जाता है, और डिस्चार्जिंग के समय क्या हो जाता है, NiOH2 हो जाता है। ठीक है, इनमें सेलों के सेडिमेंटेशन दोष बहुत कम होता है। कौन से, निकल कैडमियम सेल और निकल आयरन सेल के अंदर सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैटरी का मेमोरी इफेक्ट। मेमोरी इफेक्ट क्या होता है कि बैटरी की याददाश्त यानी कि भूलने की क्षमता। जैसे कि अपन बैटरी को कई बार क्या करते हैं, अपना फोन होता है जिसको हमने 80% चार्ज किया, फिर उसको 30% चार्ज रहा तभी उसको चार्ज लगा देते हैं। जिससे कौन सा इफेक्ट होने लग जाता है फोन के अंदर, धीरे धीरे कौन सा इफेक्ट होने लग जाता है, मेमोरी इफेक्ट। जैसे कई बार देखते हैं अपन फोन को 80% पे चार्ज लगा, थोड़ी देर के अंदर वो कितना परसेंट हो जाता है, 90%। लेकिन जैसे चार्ज काम शुरू करते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है, वो 78%, मतलब चार्ज एकदम से डाउन होने लग जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या होती है इसकी, मेमोरी इफेक्ट वह स्थिति है जहां आंशिक रूप से डिस्चार्ज होने के बाद बार बार चार्ज करने पर बैटरी अपनी अधिकतम ऊर्जा क्षमता भूल जाती है। जैसे कि अपनी बैटरी की कैपेसिटी 100% से, लेकिन बार बार चार्ज करने से वो अपनी कैपेसिटी भूल जाती है। 90% चार्ज होने पर आपको क्या बता देगी, वो 100% बता देगी। जैसे आप काम लेना शुरू करोगे उसे तो तुरंत से क्या होने लग जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी सेलों में सर्वाधिक होता है, जो निकल कैडमियम सेल होता है इसमें मेमोरी इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इस तकनीकी में मेमोरी इफेक्ट सबसे अधिक होता है। कौन से में, आपका जो निफे सेल निकल कैडमियम सेल होता है इसके अंदर। अगर निफे सेल की बात करते हैं तो इसमें मेमोरी इफेक्ट प्रभाव क्या होता है, इसकी अपेक्षा क्या होता है, कुछ कम होता है। और लेड एसिड सेल के अंदर ये इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग कौन से सेल का करते हैं, लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड बैटरी का उपयोग क्या करते हैं, हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों सेलों के कंपैरिजन। लेड एसिड सेल और एडिशन सेल का क्या कराते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, लेड एसिड सेल का जो धनात्मक प्लेट होती है वो किसकी बनी हुई थी, लेड पेरोक्साइड की बनी थी, PbO2 की बनी होती है। निकल कैडमियम सेल की किसकी बनी होती है, निकल हाइड्रोक्साइड की बनी हुई होती है। निकल हाइड्रोक्साइड की बनी थी। ऋणात्मक प्लेट किसकी होती है, लेड एसिड की स्पंजी लेड की, किसकी स्पंजी लेड की, जबकि एडिशन की किसकी होती है, आयरन की होती है ऋणात्मक प्लेट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेड एसिड के अंदर क्या डालते हैं हम, H2SO4 डालते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका EMF की बात करते हैं, औसत EMF। लेड एसिड सेल का EMF कितना होता है, 2.1 वोल्ट, ठीक है, प्रति सेल होता है। और इसका क्या होता है, 1.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। याद रखना ये क्या है, प्रति सेल वोल्टेज है, ना कि बैटरी का टोटल। ठीक है, सेलों से मिलकर बैटरी बनती है। ठीक है, दक्षता की बात करते हैं तो AH दक्षता, एम्पियर हावर दक्षता कितनी होती है, लेड एसिड सेल की 90 से 95 होती है, और वाट हावर दक्षता 72 से 80% होती है। और एडिशन सेल की जो आपकी क्या होती है, एम्पियर हावर दक्षता होती है, वो क्या होती है, लगभग 80%, और वाट हावर क्या होती है, लगभग 60% हो जाती है। ठीक है, दक्ष जीवन काल की बात करते हैं तो लेड एसिड जो सेल है इसका जीवन काल क्या होता है, 1250 चार्ज डिस्चार्ज चक्कर होता है। और इसका क्या होता है, एडिशन सेल का क्या होता है, न्यूनतम 5 वर्ष हो जाता है। तो ये तो आपके हो जाते हैं दोनों। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन लिथियम आयन सेल का, जो सबसे ज्यादा उपयोग में आता है अपने मोबाइल फोन की बैटरी, लैपटॉप, इनके अंदर उपयोग में आता है। वो कौन सा हो जाता है, आपका लिथियम आयन बैटरी हो जाती है, जिसका सबसे ज्यादा क्या हो रहा है आज के टाइम पे उपयोग। लिथियम आयन क्या है, एक तो लिथियम सेल होता है, और ये क्या आयन जुड़ा तो क्या हो जाएगा, लिथियम के आगे आयन जुड़ गया तो बैटरी हो जाएगी, लिथियम है तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाता है आपका, जिसकी जीवनकाल 10 वर्ष होता है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी की बात कर, द्वितीयक सेल होता है, इसका उपयोग कहाँ, लैपटॉप, मोबाइल कैमरा और
इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के अंदर किसका प्रयोग करते हैं? लिथियम आयन सेल का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अपने पास में एक क्या है? लिथियम आयन सेल है, जिसकी AH क्षमता कितनी बता रखी है? यहाँ पर 72 बता रखी है। और इन्होंने क्या दे रखा है? एक साइड तो आपकी ईवी मोटर है, ठीक है, और एक क्या दे रखा है? लैपटॉप दे रखा है। इन्होंने पूछा है कि कितने समय तक ये चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कितना एम्पियर का लोड दे रखा है? ईवी मोटर के साथ में 24 एम्पियर का, और लैपटॉप के साथ में 8 एम्पियर का, ठीक है। तो आ जाइए, क्या हो जाएगा ये? 72/24। तो कितने घंटे तक चलेगी ये? 3 आवर तक। और इधर क्या हो जाता है आपका? लैपटॉप दे रखा है, कितने एच की बैटरी है? 72 एच की, 8 एम्पियर दे रखा है। तो क्या हो जाता है? 9 घंटे तक आपका क्या चलेगा? लैपटॉप इस बैटरी से चल सकता है। जो आपकी ईवी मोटर है, जो 24 एम्पियर क्या ले रही है? लोड ले रही है, तो ये कितने घंटे चलेगी? 3 घंटे तक चल सकती है। अब बात करते हैं सेल और बैटरी के बारे में। आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन और इनके क्या देख लेते हैं? परीक्षण देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध किससे दर्शाते हैं अपन? अब जो छोटा स्मॉल आर होता है उससे दर्शाते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से दर्शाते हैं। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के कारण टर्मिनल वोल्टेज का मान सदैव ईएमएफ से कम होता है। भाई सेल के अंदर मान लो जैसे 2 वोल्ट बन रहे हैं, और आंतरिक प्रतिरोध की वजह से हमें बाहर कितना मिल रहा है? ये तो ईएमएफ हो गया बैटरी का। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? 1.8 वोल्ट। किसके कारण? आंतरिक प्रतिरोध के कारण, ठीक है। आ जाइए, ये क्या है? ये अपनी क्या है? बैटरी है, और बैटरी के साथ में क्या जुड़ा हुआ अपना? आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी का क्या है? ये आंतरिक प्रतिरोध है। और यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है? आपका वोल्टेज हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका तो कैसे हो जाता है, तो देखते हैं। प्लस क्या हो जाता है यहाँ पर? प्लस ईएमएफ हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा? ये धारा हो जाती है, इसका आंतरिक धारा, ठीक है। फिर क्या हो जाता है? ये बाहरी प्रतिरोध है, आईआर हो जाता है। अपन देखते हैं आईआर क्या हो जाता है, अपन पढ़ते हैं तो ये क्या है? V/IR, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने को V निकालते हैं तो क्या हो जाता है? I/R। तो क्या ये IR यहाँ पर आ रहा है? मैं इसे V भी लिख सकता हूँ, या तो मैं इसे IR लिखूं, या फिर क्या लिख दूं? मैं V लिख दूं। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? V लिख दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल सूत्र होगा, तो मुझे आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? E। ईएमएफ के अंदर से क्या कर रहा है? वोल्टेज निकाल रहा है, और क्या हो जाएगा? ये नीचे धारा हो जाएगी। ये क्या हो जाता है? आपका आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, क्या दे रखा है? 3 वोल्ट है सेल का, प्रतिरोध कितना दे रखा है? 4 ओम दे रखा है। टर्मिनल वोल्टेज कितना दे रखा है? टर्मिनल वोल्टेज कितना दे रखा है इन्हें? 2.4 वोल्ट दे रखा है। टर्मिनल वोल्टेज कितना दे रखा है? 2.4 वोल्ट। इन्होंने क्या पूछा है कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले क्या चाहिए? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए धारा चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? धारा निकालेंगे। तो धारा निकालने के पास में अपने पास में क्या है? इन्होंने प्रतिरोध दिया है, और ये क्या दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है। धारा निकाल लेंगे तो क्या होता है? आई बराबर क्या हो जाता है? V/R हो जाता है। आई बराबर V/R। तो आई इन्होंने V कितना दिया है? 0.24 इन्होंने दिया है। यहाँ पर इन्होंने प्रतिरोध कितना दिया है? 4 ओम इन्होंने क्या दे रखा है? यहाँ पर प्रतिरोध दे रखा है। हम इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये? यहाँ पर ये आ जाता है, और ये हो गया 240, 0 से 0, तो ये कितना गया? 0.6 बार क्या हो जाता है? ये कट जाता है। तो धारा कितने एम्पियर आ जाती है हमारी? 0.6 एम्पियर क्या आ जाती है? यहाँ पर धारा आ जाती है। नेक्स्ट क्या पूछा है? आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र भी लिखा अपन ने, ठीक है। इसके अंदर रखेंगे चीजों को, ठीक है। ईएमएफ कितना दिया इन्होंने? 3 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया? 2.4 वोल्ट। और इन्होंने अब धारा कितनी आ रही है? 0.6 आ रही है। तो क्या हो जाएगा? 0.6 बटा 0.6, तो क्या आ जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध यहाँ क्या आ जाता है? 1 ओम क्या आ जाता है? आपका आंतरिक प्रतिरोध आ जाता है। इन्होंने पूछा है आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया? 1 ओम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। बैटरी क्या होती है?
बैटरी क्या होती है, एक ही प्रकार के सेलों को व्यवस्थित क्रम में क्या करना, संयोजित करना, ही क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। भाई बहुत से सेलों को एक साथ में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, वो बैटरी हो जाती है। लेकिन सेल कौन से, सेकेंडरी, क्योंकि प्राय प्राय प्राथमिक सेलों को उपयोग तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं होंगे, तो काहे की बैटरी फिर। ठीक है, और सेलों का कितने क्रम होते हैं, सेलों को कितने क्रम हो जाते हैं, इनके तीन हो जाते हैं, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का उपयोग क्यों लेते हैं, हमें निम्न धारा तथा उच्च विभव के लिए कौन से क्रम उपयोग में लेते हैं, श्रेणी क्रम। जैसे कि मान लो ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है। श्रेणी में क्या है, धारा समान है भाई, धारा समान है। मान ले ये क्या है, पूरा धारा समान है, तो धारा क्या हो जाती है, जैसे श्रेणी के अंदर 1 एम्पियर है तो सभी के अंदर 1 एम्पियर ही प्रवाहित होगी। वोल्टेज योगात्मक है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 वोल्ट हो जाएगा। तो हुआ ना, वोल्टेज उच्च और धारा निम्न। समांतर के अंदर विपरीत है, ये क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। समांतर के अंदर विभव समान, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लो धारा बह रही है इसके अंदर एक 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 एक, तो कितनी हो जाएगी, धारा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। ये हो गया इसका। अब बात करते हैं इनका। देखो ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, दो दो कह एक एक एम्पियर, इनमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये कितना हो गया, इसके अंदर समांतर में विभव समान है, विभव समान है तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस इधर भी 2, तो वोल्टेज तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 वोल्ट। लेकिन धारा की बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी धारा, ये धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो कितनी हो गई, 4 तो इधर हो गई। लेकिन अब श्रेणी में नहीं जुड़ेगी तो धारा भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 एम्पियर। ये हो जाता है आपका श्रेणी समांतर मिश्रित। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। संयोजन के नियम और ध्रुवता, हाँ ये बात सही है। श्रेणी के अंदर कभी भी मामला शॉर्ट सर्किट ही नहीं होता, क्या हो जाता है, वोल्टेज लॉस जरूर हो जाता है। ये क्या है, सही तरीका। अब इन्होंने क्या किया है, देखो धनात्मक टर्मिनल एक साइड है और ऋणात्मक टर्मिनल क्या है, एक साइड है, सारे के सारे। तो क्या है, तरीका सही है। तो वोल्टेज क्या होगा, श्रेणी है तो योगात्मक होगा। 2 4 6 8, कितना वोल्ट हो गया, टोटल 8 वोल्ट हो गया। लेकिन एक संयोजन क्या हो जाता है हमारा, विपरीत हो जाता है। इसके अंदर से क्या हो जाता है, ये इस तरीके से था, ठीक है। ये ले लो, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। लेकिन ये एक दूसरे क्या है, विपरीत संयोजन है, क्या हो जाएगा, काट देगा तो टोटल वोल्टेज कितना बचेगा, 4 होगा। लेकिन समांतर कंडीशन में अगर हम ऐसा विपरीत ध्रुवता हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि ये ऐसे नहीं है डायग्राम, अब देखो इधर कितना है, 2 वोल्ट है, और ये क्या है, 2 और 2 वोल्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि विभव समान नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, अगर विभव समान नहीं है, असमान विभव है, तो सेलों के अंदर क्या हो, समांतर क्रम में जोड़ता है तो गलत गलत ध्रुवता हो जाती है। क्या है, असमान विभव है। यहाँ पर क्या समान विभव है, नहीं है। इधर कितना हो रहा है, योगात्मक होकर ये 4 हो रहा है, और इधर कितना रह रहा है, 2 रह रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, सेल क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और परिपथ कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। तो अब सबसे पहले कि कोई भी सेल है तो ईएमएफ के साथ में क्या होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। ये अपन ने देखा, ईएमएफ के साथ में क्या हो रहा है, उनका आंतरिक प्रतिरोध भी है। ईएमएफ के साथ में क्या है, आंतरिक प्रतिरोध भी है, तीनों सेलों के अंदर है। ठीक है, समझ गए। तो अब आ जाते हैं अपन, सेलों की संख्या क्या है अपने पास में, एन है। सेलों की संख्या क्या है, एन है, पता नहीं है कितने हैं। विभव क्या है, एन ईएमएफ है। सेलों के अंदर एन ईएमएफ, क्योंकि अपने को सेलों का पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, एन ईएमएफ है। कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा।
कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन आर आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा प्लस आर बाह्य प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, धारा क्या हो जाती है, कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध हो जाती है। धारा क्या हो जाती है, कुल विभव, कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध क्या हो जाती है, अपनी धारा इसके अंदर हो जाती है। तो अपने को क्या करना है, श्रेणी में धारा का पता लगाना है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, आई का पता लगाना है। ठीक है, अपने पास में क्या है, यहाँ पर से लोग कुल विभव कितना है, एन ही है, तो कुल विभव क्या है अपना, कुल विभव क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। धारा निकाल ले, कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, कुल प्रतिरोध अपन ने पढ़ा एन आर प्लस क्या हो जाता है, आर हो जाता है, एन आर प्लस क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ये हो जाता है आपका श्रेणी का फॉर्मूला हो जाता है अपना, क्या हो जाता है श्रेणी का फॉर्मूला। क्यों, श्रेणी में धारा कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध, कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध, तो कुल विभव क्या है हमारे पास में, एन ईएमएफ है, और कुल धारा क्या है, एन एन आंतरिक प्रतिरोध और प्लस आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाता है अपने पास में, हो जाता है। ये श्रेणी के अंदर समांतर की बात करते हैं, समांतर पथों की संख्या क्या है, एम है समांतर पथों की संख्या। कुल विभव क्या होता है, कुल विभव क्या हो जाता है, ये ई हो जाता है, समांतर में विभव क्या है, समान है। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, आर बटा क्या हो जाता है, एम हो जाता है। तो प्रारंभिक समीकरण क्या हो जाता है, धारा पूछ रहा है, तो धारा पूछ रहा है तो क्या हो जाता है, कुल विभव बटा क्या हो जाता है, कुल विभव बटा आंतरिक प्रतिरोध प्लस क्या हो जाता है, बाह्य प्रतिरोध हो जाता है। जैसे यहाँ पर आ जाओ, इन्होंने क्या पूछी, धारा पूछी, धारा पूछी तो क्या हुआ, कुल विभव हो गया। फिर क्या किया, बटा के अंदर क्या आ जाता है हमारा, बटे के अंदर क्या आ जाता है हमारा, आ जाता है आर बटा एम आ जाता है, क्या आ जाता है, आर बटा, आर बटा क्या आ गया, एम आ गया। और प्लस में क्या हो जाता है हमारा, आर हो जाता है, प्लस में क्या हो जाता है, एम आर, प्लस में क्या हो जाता है, एम आर हो गया। ठीक है, अरे ये बटे का है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाता आपका समांतर। अब चलते हैं श्रेणी के अंदर, श्रेणी के अंदर क्या है, एन सेलो श्रेणी के अंदर है, और ऐसे ही एम सेलों की पंक्ति क्या है, समांतर के अंदर है। एन सेल श्रेणी के अंदर है, तो एन सेल क्या है, श्रेणी के अंदर है, ऐसी पंक्ति क्या है, एक एम सेलों की क्या है, समांतर के अंदर है। तो क्या पूछा है इन्होंने, आई पूछा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि सेल क्या है, कुल ई है, तो आई बराबर क्या हो जाता है हमारा, एम, एन है श्रेणी के अंदर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एन आर प्लस क्या हो जाएगा, एम आर। ये हो जाता है आपका मिश्रित क्रम का हो जाता है। ठीक है, जब परिपथ में उच्च धारा, मिश्रित क्रम कब करते हैं, जब हमें उच्च धारा और उच्च विभव की आवश्यकता होती है, तो कौन सा क्रम यूज में लेते हैं, मिश्रित क्रम। जब हमें उच्च विभव की जरूरत होती है तो श्रेणी क्रम, जब हमें उच्च धारा की जरूरत होती है, उच्च धारा की जरूरत होती है तो हम कौन सा लेते हैं, समांतर का उपयोग लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, श्रेणी क्रम संयोजन है उच्च विभव के लिए, और ये अपना क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है श्रेणी का, क्या हो जाता है, एन ई बटा एन आर प्लस क्या हो जाता है, आर हो जाता है। समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, धारा उच्च लेते हैं, धारा उच्च लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम ई प्लस एम ई बटा आर प्लस क्या हो जाता है, एम आर हो जाता है, आर प्लस क्या हो जाता है, एम आर हो जाता है। और मिश्रित क्रम की बात करते हैं, उच्च विभव तथा उच्च धारा के लिए उपयोग करते हैं। आई बराबर क्या हो जाता है, आई बराबर क्या हो जाता है, एम एन ई बटा क्या हो जाता है, एन आर प्लस क्या हो जाता है, एम आर हो जाता है। अब आ जाते हैं आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध आर एक अपरिहार्य सत्य है, इसी कारण से टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध कारण मैंने शुरू में बताया था, आंतरिक बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के कारण ईएमएफ हमेशा, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, अगर विभव बढ़ाना है, हमें क्या बढ़ाना है, विभव बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम का उपयोग करेंगे, और धारा बढ़ानी है तो भाई समांतर क्रम को उपयोग करेंगे। ठीक है, समांतर क्रम का उपयोग करेंगे, और विभव और धारा दोनों बढ़ाने हैं, विभव और धारा क्या बढ़ाने हैं, विभव और धारा दोनों बढ़ाने हैं, तो हम कौन से क्रम का उपयोग करेंगे, मिश्रित क्रम का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, समांतर क्रम में ध्रुवता का ध्यान रखना अनिवार्य है। मैंने शुरू में बताया, जब मैंने बताया श्रेणी, समांतर क्रम में ध्रुवता का ध्यान रखना अनिवार्य है, नहीं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
समान ध्रुवता का ध्यान रखना अनिवार्य। हाइड्रोमीटर और शंट मीटर बैटरी के स्वास्थ्य सबसे विश्वास नहीं होता है। एक चीज और है, विद्युत प्रणाली में सफलताई सेलों का क्या होता है, सही संयोजन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बैटरी की क्षमता की बात करते हैं एम्पियर घंटा के अंदर। बैटरी की क्षमता की बात करते हैं एम्पियर घंटा के अंदर। क्या होता है मापन क्या होता है एम्पियर घंटा के अंदर? क्षमता की गणना किस में करते हैं? बैटरी की क्षमता की गणना किसके अंदर करते हैं? हम एएच के अंदर करते हैं, यानी एम्पियर हावर के रूप में की जाती है। पूर्ण क्षमता क्या होती है? बैटरी की जो फुल कैपेसिटी होती है क्या होती है? बैटरी के पूर्ण चार्ज से पूर्ण डिस्चार्ज होने तक मापी गई कुल क्षमता क्या कहलाती है? बैटरी की पूर्ण क्षमता कहलाती है। बैटरी की पूर्ण चार्ज से पूर्ण डिस्चार्ज तक मापी गई क्षमता क्या कहलाती है? बैटरी की पूर्ण क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सामान्य क्षमता क्या होती है, नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है? बैटरी के 90%, बैटरी के क्या 90% डिस्चार्ज होने तक जो क्षमता मापी जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी सामान्य क्षमता कहलाती है, नॉर्मल क्षमता कहलाती है। लेड एसिड बैटरी के लिए यह सीमा क्या होती है? 1.8 वोल्ट होती है। 1.8 से नीचे आएगा तो आपको पता है कौन सा दोष हो रहा है, वो मुझे आप कमेंट में बता देंगे। अगर 1.8 वोल्ट से अगर नीचे आ रही है मेरे भाई तो कौन सा दोष हो जाता है लेड एसिड बैटरी के अंदर, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आ जाइए, क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। भाई बैटरी की क्षमता है उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं? बैटरी की क्षमता को कौन से ऐसे कारक हैं जो उसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं ताकि क्षमता कम हो जाती है? तो आइए देखते हैं। डिस्चार्ज की दर, क्या बात करते हैं? डिस्चार्ज की दर। अगर हम अधिक डिस्चार्ज पर बैटरी को डिस्क कर रहे हैं तो बैटरी की क्षमता क्या होगी? घट जाएगी, प्लेटें क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। ठीक है, अब आप कमेंट में ये बता दीजिए कि कौन से दोष के अंदर प्लेटें हैं जो मुड़ रही हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? प्रति सेल वोल्टेज भी क्या करता है? निर्भर करता है किस पर? बैटरी की क्षमता पर। प्लेटों का आकार भी निर्भर करता है, प्लेटों का आकार भी निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भी निर्भर करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है? तापमान निर्भर करता है, और प्लेटों की संख्या भी बैटरी की क्षमता का क्या करती है? निर्धारण करती है। बैटरी की क्षमता का निर्धारण क्या करती है? प्लेटों की संख्या, तापमान, प्रति सेल वोल्टेज करता है, डिस्चार्ज की दर करती है, प्लेटों का आकार करता है, और इलेक्ट्रोलाइट का क्या? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भी करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैटरी की दक्षता के बारे में बात करते हैं। बैटरी की दक्षता के बारे में अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। दक्षता क्या हुई है? नीटा। दक्षता किससे दर्शा देंगे? नीटा। नीटा बराबर क्या हो जाता है? आउटपुट बटा क्या हो जाता है? इनपुट। आउटपुट बटा क्या हो जाता है? आपका इनपुट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है। आउटपुट बटा क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है। दक्षता क्या हो जाती है? आउटपुट बटा इनपुट हो जाती है। इनपुट यहां से दी, ऊर्जा हानि हुई, कहाँ हुई? यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊर्जा की हानि। और यहाँ क्या मिल रहा है अपने को? आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट मिल रहा है, और जो यहाँ हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा के कारण क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्मा के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, हाँ देखिए, जैसे कि हम ईंधन का उपयोग कर रहे हैं तो पूरी काम नहीं आ रही, कुछ तो उसके अंदर से क्या जा रही है? वेस्ट चले जाती है। हमने इनपुट कुछ और दिया लेकिन आउटपुट हमें कुछ और मिल रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो भाई पढ़ तो बहुत चीज रहे हैं लेकिन बहुत सी चीजें भूल रहे हैं, लॉस हो रहा है। तो क्या हो रहा है? आउटपुट में हमें कुछ और ही मिल रहा है। ठीक है, दक्षता का बेसिक सूत्र जस्ट मैंने बता दिया। आउटपुट बटा इनपुट गुणा क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। और एक चीज और है, जो आपकी एएच दक्षता होती है, क्या होती है? एएच दक्षता होती है, वो क्या होती है? वाट हावर दक्षता से क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है एम्पियर घंटा दक्षता हमेशा वाट घंटा दक्षता से क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि वाट घंटा दक्षता वोल्टेज ड्रॉप भी शामिल होता है। वाट घंटा दक्षता में क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है? शामिल होता है। अब आगे बात करते हैं स्थिर वोल्टेज और स्थिर धारा पर बैटरी को क्या करना? आवेशन करना। ठीक है, सिद्धांत की बात करते हैं, स्थिर वोल्टेज की बात करते हैं। कौन से प्रिंसिपल का? स्तर वोल्टेज, यार वोल्टेज स्तर रहेगा। स्तर धारा के अंदर क्या क्या? प्रारंभ में बैटरी की क्षमता का 1/10 भाग क्या दिया जाता है? करंट प्रदान किया जाता है। जब हम बैटरी को स्तर धारा पर चार्ज कर रहे हैं तो क्या करते हैं? बैटरी को 1/10 भाग ही धारा प्रदान की जाती है स्तर धारा के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं अगर स्तर वोल्टेज पर अपन क्या कर रहे हैं? बैटरी को आवेशित कर रहे हैं तो एक से अधिक बैटरी के लिए समांतर क्रम क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है। यानी कि स्तर वोल्टेज के अंदर पैरेलल में जोड़ेंगे, और स्तर धारा की बात कर रहे हैं, स्तर धारा की बात कर रहे हैं तो संयोजन को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में अपन जोड़ते हैं।
गति की बात करते हैं तो स्थिर वोल्टेज के अंदर स्थिर धारा की तुलना में आधा समय लगता है, यानी कि इसके अंदर तेजी से बैटरी चार्ज होती है। स्थिर वोल्टेज के अंदर स्थिर धारा विधि से ज्यादा तेजी से बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। जबकि स्थिर धारा के अंदर क्यों, क्योंकि अपने 1/10 करंट दे रहा है, इसलिए क्या हो रही है, चार्जिंग में अधिक समय लगता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं स्थिर वोल्टेज के अंदर क्या होता है, धारा लॉस अधिक होती है। क्यों, क्योंकि धारा कम दे रहे हैं और धारा क्या हो रही है, वेस्ट जा रही है। उपयोग कहाँ करते हैं स्थिर वोल्टेज को, ऑटोमोबाइल के अंदर करते हैं, जैसे अपनी गाड़ियां होती है डायनेमो से चार्ज करने की विधि होती है। और सामान्य अनुप्रयोगों में कौन से उपयोग लेते हैं अपन, स्थिर धारा का उपयोग लेते हैं। विशेष चार्जिंग तकनीकी के बारे में देख लेते हैं, जैसे ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्जिंग विधि क्यों उपयोग में लेते हैं, जब बैटरी के अंदर कौन सा दोष आ जाता है, सल्फेक्शन दोष। सल्फेक्शन दोष आ जाता है तो बैटरी के अंदर कौन सा चार्जिंग विधि उपयोग में करते हैं हम, ट्रिकल चार्जिंग विधि। और इसके अंदर कितनी धारा प्रदान की जाती है, कुल धारा की 2 से 3% धारा बैटरी को प्रदान की जा सकती है। और इसके अंदर अधिक समय लगता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं बैटरी को चार्ज होने के अंदर। तो ट्रिकल चार्जिंग के अंदर याद रखोगे, ट्रिकल चार्जिंग के अंदर कब किया जाता है, सल्फेक्शन दोष हो जाता है बैटरी के अंदर, तो बैटरी के सल्फेक्शन दोष करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग विधि का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर कुल धारा का 2 से 3% ही धारा बैटरी को क्या की जाती है, प्रदान की जाती है, इसमें समय अधिक लगता है। ठीक है, रेक्टिफायर विधि का उपयोग करते हैं। रेक्टिफायर विधि का अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर विधि के। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसी प्रत्यावर्ती धारा को किस में बदला जाता है, डीसी में। और कार्य को और कर रहा है आपके रेक्टिफायर, जो ब्रिज हैं आपके दिष्टकारी हैं, जो आपके क्या है दिष्टकारी का कार्य क्या हो रहा है, यहाँ पर एसी को डीसी में बदल रहा है। और एसी को डीसी में कहाँ पर अपने, जैसे मोबाइल है, फोन चार्जर है, लैपटॉप है, इनके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, एसी आ रही है अपने घरों में, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर अब क्या कर रहे हैं, वोल्टेज डाउन कर रहे हैं, किससे, एसी के वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा डाउन किया, फिर क्या किया, डायोड के जरिए अपन ने एक ब्रिज बनाया। तो फिर क्या बनाया, एक ब्रिज बनाया, दिष्टकारी ब्रिज बनाया। फिर क्या किया अपन ने, बैटरी को एसी से डीसी में क्या कर दिया, लाइट को परिवर्तन कर दिया और मोबाइल बैटरी चार्ज किया जाता है। बूस्टर चार्जिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, फास्ट चार्जिंग। आजकल जैसे हमारे मोबाइल आ रहे हैं, इधर से चार्ज लगा उधर मोबाइल तुरंत चार्ज हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, फास्ट चार्जर होता है। जैसे कि कई वाट का आ रहे हैं, जैसे 110 वाट का, तो क्या करते हैं, वो तुरंत चार्ज कर देते हैं। कम समय में उच्च धारा प्रदान की जाती है, बैटरी को कम समय के अंदर उच्च धारा प्रदान कर रहे हैं, तो कौन सा चार्जर हो जाता है, वो आपका फास्ट चार्जर हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, फास्ट चार्जर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं चार्जिंग की अवस्था की हम जांच करते हैं, तो कौन सी विधि होती है, वो हाइड्रोमीटर विधि होती है। अगर डिस्चार्ज है बैटरी, क्या है, बैटरी डिस्चार्ज है, तो क्या दर्शाएगा ये 1.15 यानी लो चार्ज पर दर्शाता है, मतलब वोल्टेज की बात कर रहा है। और ये अगर फुल चार्ज है तो क्या दर्शा रहा है, 1.25 दर्शा रहा है। कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को अपेक्षित घनत्व का मापन एक ही मात्रहीन राशि होती है, मापन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट का क्या करता है, अपेक्षित घनत्व का मापन करता है। ये क्या है, यूनिट लेस होती है। वैज्ञानिक सिद्धांत के आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, आपका हाइड्रोमीटर करता है। नेक्स्ट आ जाता है पर उच्च दर निरावेशन विधि हो जाता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा क्या किया जाता है, बैटरी का क्या किया जाता है, यहाँ पर वोल्टेज का मापन किया जाता है। इस परीक्षण में वोल्ट मीटर का उपयोग क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है जैसे टर्मिनल एक संट में जुड़ा हुआ होता है। इस प्रक्रिया में बैटरी के टर्मिनल पर लगातार त्वरित वोल्टेज ड्रॉप का मापा जाता है, जो उच्च लोड के तहत बैटरी के वास्तविक क्षमता को, हाई रेटिंग डिस्चार्ज की दर को क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है आज का आपका सेल का चैप्टर कंप्लीट। तो इस क्लास को करते हैं यही एंड, मिलते हैं कल फिर से आपसे एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।